डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, 15 ग्रुप एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। देखिए, 15 ग्रुप एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। ध्यान से देखिए, 15 ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। ओके, नाइट्रोजन फैमिली को हम नाइकोजन फैमिली भी कहते हैं। देखिए, नाइकोजन फैमिली। ओके, नाइकोजन इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नायोमिक्स। नाइकोजन इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नायोमिक्स which means सफोकेशन। इसका मीनिंग होगा सफोकेशन। ध्यान से देखिएगा, 15 ग्रुप एलिमेंट्स जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं और इसी का थर्ड नेम है नाइकोजन फैमिली। ओके, नाइकोजन इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नायोमिक्स विच मीन्स सफोकेशन, है ना। मीन्स नाइट्रोजन गैस से क्या होता है, सफोकेशन होता है, मीन्स दम रुक जाना। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट कौन कौन से है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखिए, मतलब ये नेपाल बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा अमीर देश है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जोड़ना पड़ रहा अपने को, अफगानिस्तान भी लगा सकते, सब भिखारी। याद रखेंगे ना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इसका 15, इसका 33, इसका है 51 और ये है 83। ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना। इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ये है बेटा NH2NP3। NH2NP3 बराबर है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 13 ग्रुप का क्या था, NH2NP1, 14 के लिए था NH2NP2 और 15 के लिए है NH2NP3। ठीक है ना। तो देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना। तो यहाँ हम नोबल गैस यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन है ना, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और यह है 86। ओके, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इससे पहले वाला आपको नोबल गैस यूज करना है। देखिए, यहां यूज किया मैंने He, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 था। ओके, फिर यह है 2s2 और 2p3। ठीक है ना। यहां पर हम यूज करेंगे नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा, 3s2, 3p3, मतलब ये सेकंड शेल में है और ये थर्ड शेल में। ठीक है ना। n बोले तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट, आर्सेनिक। देखिए, यहाँ यूज़ किया हमने Ar, कितने हो गए, 18, फिर 4s2, 3d10 और 4p3 अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल, है ना, 18, 20, 30, 33, 33। ओके, नेक्स्ट एंटीमनी के लिए यूज करेंगे हम यहां पर इससे पहले वाला नोबल गैस, दैट इज Kr, क्रिप्टॉन। देखिए आप, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 36 बराबर है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, 5s2, 4d10, 5p3, काउंट कीजिए आप, 36, 38, 48 प्लस 1, 51। ओके, नेक्स्ट बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना है, 83। इसके लिए हम नोबल गैस यूज करेंगे जेनॉन। ठीक है, ध्यान से देखिए,
जेनॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है इसमें 6s2 4f14 5d10 और 6p6। मैंने लिखा हूँ यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल, यहाँ पर 6p3 आएगा ना। देखिए 54 56 70 80 और ये 83। ठीक है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना, यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS2 और NP3। क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, अब बता देता हूं मैं आपको ऑकरेंस, मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं, ये एलिमेंट्स कहां पर फाउंड होते हैं, समझ लीजिए आप ऑकरेंस। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर 78% बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है ये, 78%। 78% बाय वॉल्यूम इन एटीएम एटमॉस्फेयर, बराबर है। और अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला एलिमेंट्स, ये इसका रैंक आता है 33। कौन सा रैंक है, 33। जैसा फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन है, सेकंड पर सिलिकॉन जो हम बार बार रिपीट करते रह रहे, थर्ड पर है एल्यूमिनियम, बराबर है, फोर्थ पर आयरन, ऐसा मैंने आपको कार्बन का बताया था 17 नंबर, कौन सा 17। तो ऐसा इसका नंबर कौन सा है, 33, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, ओके, ये दो शब्द से बना है। देखिए एक बना है बेटा नाइट्रेट और एक है जेनेसिस। मतलब क्या मीनिंग हो रहा, नाइट्रेट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रेट। ओके, ध्यान से देखिए, जेनेसिस बोले तो प्रोड्यूस, जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस और नाइट्रेट। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक आपने सुना होगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ध्यान से देखिए क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और एक है KNO3 दैट इज कॉल्ड एज पोटाशियम नाइट्रेट। एक है सोडियम नाइट्रेट और एक है पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम चाइल सॉल्ट पीटर। क्या बोलेंगे इसको, चाइल सॉल्ट पीटर, याद रखिएगा, जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ना। उसी के साथ देखिए इसको बोलेंगे हम इंडियन सॉल्ट पीटर। एक है चाइल सॉल्ट पीटर और एक है इंडियन सॉल्ट पीटर, जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है था, ठीक है, याद रखेंगे आप। हाँ, इसके बाद देखो, ये नाइट्रोजन का बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में बता दिया कितने परसेंट है, 78% बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम के हिसाब से है इन एटमॉस्फेयर। और अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला ये एलिमेंट है 33 रैंक का, कौन सा, 33, ठीक है ना। उसी के साथ देखिए आप, नाइट्रोजन और कहाँ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेटा प्रोटीन में प्रेजेंट रहेगा, बराबर है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विटामिन्स, विटामिन्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, विटामिन्स में, बराबर है। DNA है ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ETC, ठीक है ना। तो यहां पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम कहानी पढ़ते हैं किसकी, फॉस्फोरस की। क्या ऑकरेंस तो सभी पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। देखिए फॉस्फोरस ये अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 11th नंबर का एलिमेंट है। कौन से नंबर पर है, 11। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या 15 ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होता है फॉस्फोरस, है ना। देखिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
इन 15 ग्रुप फाउंड एट अर्थ क्रस्ट। बराबर है, मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा फाउंड होने वाला एलिमेंट्स फॉस्फोरस है। ठीक है, याद रखेंगे आप। और अर्थ क्रस्ट पर रैंक कौन सा आता है इसका, रैंकिंग के हिसाब से 11th नंबर का है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। और फॉस्फोरस फाउंड होता है एपेटाइट फैमिली में, एपेटाइट फैमिली या फिर एपेटाइट ओर। ओके, ध्यान से देखिए एपेटाइट का फॉर्मूला क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा मैं आपको। इसका फॉर्मूला है बेटा CA9PO4/6.CaX2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। CA9PO4/6.CaX2 और X होगा बेटा यहां पर एक तो फ्लोरीन हो सकता, क्लोरीन हो सकता और OH हो सकता। फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। अगर आप यहां पर X की जगह फ्लोरीन लगा देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा फ्लोरा एपेटाइट ओर, फ्लोरा एपेटाइट ओर। देखिए CA9PO4/6.CaF2, फ्लोरा एपेटाइट भी लिखे तो सफिशिएंट है, फ्लोरा एपेटाइट। बराबर है ना, CA9PO4/6.CaF2। ये बार बार मैं आपको इसलिए लिखा के दे रहा कि प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोरा एपेटाइट और होगा बेटा, देखिए क्लोरा एपेटाइट और ये है CA9PO4/6.CaCl2। बराबर है, X की जगह लगा दी हमने Cl, CA9PO4/6.CaCl2। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप हाइड्रोक्सी एपेटाइट और ये रहेगा CA9PO4/6.CaOH/2। है ना, आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये एपेटाइट और क्या है। CA9PO4/6.CaX2, तो यहां पर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता। ठीक है ना। उसी के साथ ध्यान से देखिएगा, फॉस्फोरस आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटीन, ओके, अल्बुमिन, एग। ठीक है, एग में भी प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। ठीक है ना। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बराबर है, यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस। याद रखेंगे आप। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट। ये फाउंड होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, जिसमें मैं आपको और बता देता हूं क्या बिस्मथ जो है Bi2O3 के फॉर्म में, जिसे हम बिस्माइट कहते हैं, इसमें ऑप्टेन होगा। और Bi2S3 ये रहेगा बेटा सल्फाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में ऑप्टेन होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एकदम शांति से आपको पढ़ना है। क्या ऑकरेंस में हमने क्या क्या पढ़े, देखिए नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट रहता। ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला ये 33 नंबर का एलिमेंट है। उसके बाद में नाइट्रोजन जो शब्द बना, नाइट्रेट प्लस जेनेसिस। नाइट्रेट तो समझ गए आप, NO3 को बोलते हैं सर हम नाइट्रेट, ओके, NO3 माइनस नाइट्रेट। और जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस, मतलब जो नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो देखिए सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, चाइल्ड सॉल्ट पीटर। पोटाशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर, है ना। उसी के साथ साथ ये जनरल बातें बताए जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता, आरएनए में, डीएनए में, ओके, न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन में, विटामिन्स में, है ना। लेकिन सारे विटामिन में नहीं रहता, ये भी हमने पढ़े। ठीक है। इसके बाद देखिए फॉस्फोरस जो है अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होने वाला 11th नंबर का एलिमेंट है। ठीक है ना।
और अगर आप 15 ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे तो 15 ग्रुप में सबसे ज़्यादा फाउंड होता है फॉस्फोरस। कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट पर। ओके, और उसी के साथ साथ फॉस्फोरस फाउंड होता है एपेटाइट फैमिली में, ठीक है ना, Ca9PO4/6.CaX2 और X रहेगा इसमें FCl और OH, ठीक है ना, जैसा फ्लोरा एपेटाइट और ओके, उसी के साथ साथ क्लोरा एपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट और, ठीक है। ये जनरल बातें आपको पता है। और कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है ना, इसमें रहता है ना वो न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट लिंकेज प्रेजेंट रहता है फॉस्फोरस, ठीक है ना। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये बहुत रेयर अमाउंट में फाउंड होता, ठीक है ना। उसके बाद देखो बिस्मथ जो है किसके फॉर्म में फाउंड होगा, वो लिखा के दिया मैंने आपको, बिस्माइट और बिस्मथ सल्फाइड, जिसको हम सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट्स में से हमने क्या क्या पढ़े अभी देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हमने, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट पढ़े हमने ऑकरेंस, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडाई, फिजिकल ट्रेंड्स, फिजिकल ट्रेंड्स में एटॉमिक रेडाई, आयोनिक रेडाई। एक काम करो, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पहले पेज नंबर 1 निकाल लो। ठीक है, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए ध्यान से देखिए, फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं पी ब्लॉक का। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए पहले आप, बाद में हम फिजिकल ट्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये वर्साटाइल होते हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल भी होता है, मेटल भी होता है और मेटेलॉइड भी होता है। क्या क्या होगा इसमें? मेटल्स, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, और उसी के साथ साथ यहां पर होता है, देखो नॉन मेटल, मेटल्स और मेटेलॉइड, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। ध्यान से देखना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट्स, बराबर है। देखो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 70% मेटल प्रेजेंट रहते हैं। कितने परसेंट? 70। उसमें अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बराबर है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे मेटल रहते, ये आपको पता है। एफ ब्लॉक भी मेटल है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखो आप, 70% में क्या 30% जो है ये नॉन मेटल आएंगे और उसी में क्या रहेगा? मेटेलॉइड्स, ठीक है ना। ध्यान से देखना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये गैसियस स्टेट में भी होते हैं, ध्यान से देख लो आप, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, मतलब तीनों स्टेट में। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप गैस की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बराबर है। ये कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो बड़ी फेमस एग्जांपल है ब्रोमीन, लिक्विड होता है ना। और एक मेटल आपने सुना होगा, क्या समर में जो है ये लिक्विड रहता और विंटर में सॉलिड रहता, कौन सा? गैलियम। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 33, बराबर है ना, सॉरी 31, ठीक है। इसके बाद देखिए सॉलिड स्टेट में फाउंड होने वाले जो एलिमेंट्स बाकी है, जैसा फॉस्फोरस है, बिस्मथ है, कार्बन है, बराबर है ना, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो कहने का मीनिंग क्या है कि देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। देखिए और कितने परसेंट मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 70% क्या मेटल हो गए,
ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा था इसका फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स का फिजिकल ट्रेंड्स क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल ट्रेंड्स बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक और आयोनिक रेडाई। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एटॉमिक और आयोनिक रेडाई, ठीक है ना। एटॉमिक रेडाई तो नहीं रहता रियली, वो होता है कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो हम जनरली जो नाम से फेमस हो गए, मतलब एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई जो पढ़ लेते हैं, तो वही मतलब बात यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्या, एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। क्या रहेगा फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता, पढ़ लेते अपन नो डाउट, लेकिन क्यों और क्या उसका रीज़न क्या हो सकता ये नहीं पढ़ते। तो आज अपन वही डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एटॉमिक रेडाई की सबसे पहले हम बात कर लेंगे एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडाई। ओके, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन आयोनिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता। मैं आपको पूरा डिटेल बताया था। देखिए इसका एटॉमिक रेडियस है बेटा 70 pm पिकोमीटर। ओके, इसका है 1110 pm, इसका है 121 pm। ये आपको याद नहीं करना है, टेक्निक समझना है। इसका है 141 pm और ये है 148 pm पिकोमीटर। तो कहने का मीनिंग ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस होता है बिस्मथ का, बराबर है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस डबल से भी ज़्यादा हो गया ना यहाँ पर, डबल से भी ज़्यादा। यह खास पॉइंट समझने अपने को। देखो नाइट्रोजन का सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ अगर आप आएंगे तो रेडियस तो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया इसमें। 70 से कहाँ पर पहुँचा है, 110 पर, बराबर है ना। मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा, 40 का। फिर यहाँ से इधर जाने पर कितने का डिफरेंस है, 11 पिकोमीटर का, फिर 20 पिकोमीटर का, और ये 7 पिकोमीटर का, बराबर है ना। देखो पहले मैं एक जनरल सेंटेंस बताया था, देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बराबर है। एज इंक्रीज एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। बिकॉज क्या रीजन होता है इसका, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सही है ना, क्योंकि इसके शेल इंक्रीज होते हैं। ध्यान से देख लो आप, जैसा नाइट्रोजन लिखे बेटा हमने, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान से देखना आपने, ये क्या है 1s2 2s2 2p3, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0 है सर। यहाँ पर यहाँ यूज़ किया हमने आर्गॉन, देखिए कितना ये 7 15 33 51 और 83 आर्गॉन कितने हो गए यहाँ पर 18 है ना। उसके बाद में देखिए 3d10 4s2 ओके 4p3, ऐसी पढ़ते ना हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखना है आपको। हाँ, इसके बाद देखिए एंटीमनी, यहाँ यूज़ करेंगे हम Kr क्रिप्टॉन 36 46 48, ये 5s2 और 5p3 हो गए 51। इसके लिए बेटा हमने यूज़ किए जेनॉन, ओके 4f14 5d10 6s2 और 6p3। ये हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे है ना। ऑफबो प्रिंसिपल ये नहीं है, लेकिन मेथड सेम है। ऑफबो में क्या होता था कि 6s पहले आ जाता था, ठीक है। एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज करते हैं हम ऑफबो प्रिंसिपल में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर इसके शेल बढ़ रहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स शेल बढ़ रहे ना। मतलब यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन बताते हैं ना, स्मॉल एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे। अब शेल साइज अगर इंक्रीज होगा तो उसका रेडियस भी इंक्रीज होता। ठीक है, नो डाउट। मतलब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसमें नो डाउट है। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाने पर इतना बड़ा चेंज क्यों आया, ये डाउट है। समझ में आ रहा है क्या? फिर फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ गए हम, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ, इतना रैपिडली नहीं इंक्रीज हुआ जैसा यहां से नाइट्रोजन से फास्फोरस पर जितना बड़ा जंप किया रेडियस ने, उतना बड़ा आगे नहीं किया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन होता है बेटा, बोलो, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से देख लो आप, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब ये आपको समझना है। देखिए मान लीजिए आप, ये है न्यूक्लियस, इसके पास में क्या होते हैं? इसके पास में है प्रोटॉन। ओके, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड। ओके, मतलब ये है 1s, ये 2s, और इसी के साथ में एक 2p भी रहता है ना, तो यहाँ लगा दिया हमने 2p। फिर यहाँ लिखे सर हमने 3s। ओके, और ये रहेगा बेटा इसमें 3p, ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आगे आएगा 4s। ओके, 4s, 4p। ओके, अच्छा यहाँ पे और क्या आएगा? 3d बताते हैं हम, है ना, 4s, 4p, और ये बता दिए सर हमने 4d। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं हम जनरल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह है फर्स्ट शेल, इनर शेल, बराबर है। मतलब इनर शेल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन है सर। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, ये सुने क्या आपने? न्यूक्लियस का साइज, ध्यान से सुना आपने, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं ये विथ रीजन आपको पढ़ा रहा, हालांकि बताना चाहता होगा मेरा इतना काम एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बता रहा। देखो, एटम का और न्यूक्लियस का अगर हम कंपेयर करेंगे, मैं आपको बताता, मान लो एक बड़ा क्रिकेट का मैदान है, बीच में हमने लेदर का बॉल ला के रख दिए, और वहां से उसका रेडियस जा रहा 5 किलोमीटर तक के। कितना? 5 किलोमीटर। तो उसका अगर हम पूरा सर्कल ले गए, बराबर है ना, 5 किलोमीटर, मतलब इधर 5 किलोमीटर, इधर इसका पूरा डायमीटर, और उसको जोड़ेंगे हम, सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना उसको, ये पूरा जोड़ेंगे तो ये पूरा है एटम। क्या है? एटम। और न्यूक्लियस कितने हैं? उसके सामने जो लेदर का बॉल है इतना। अब आप इमेजिन कर सकते, मतलब 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एटम, किससे? न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। तो ये बताया मैंने आपको, न्यूक्लियस, बराबर है ना, क्या है ये? न्यूक्लियस। अब इसको घेर के रखा है यहाँ पर शेल ने, तो आपको पता है कि एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है? स्फेरिकली शेप। ध्यान से देखिएगा, एस का शेप कौन सा होता है? स्फेरिकल इन शेप, बराबर है। पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है बेटा? डम्बेल शेप। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस तो बता दिया मैंने आपको, और इसको घेर के रखा है एस ऑर्बिटल ने, पूरा ऐसा घेर के रख दिया। समझ में आ रहा ना, किसको घेरा है इसने? न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस के पास में तो अट्रैक्टिव पावर है क्या, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बराबर है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस शेल के, बराबर है। तो ध्यान से देख लो, ये 1s के इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बराबर है ना। न्यूक्लियस क्या करेगा कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बराबर है। लेकिन एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा है? स्फेरिकल। स्फेरिकल होने की वजह से वो पूरे न्यूक्लियस को ढक देगा, बराबर है। और जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं इनर शेल में, बाहर के इलेक्ट्रॉन, मान लो आप 2s के इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं कहाँ पर? इनर शेल में, तो ये इनको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, साइन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर भी कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? रेडियस कम होता ना। अरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, यहां पर क्या होगा, क्या ये 1s जो है 2s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, बराबर है।
लेकिन नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, जो हम बार बार पढ़ते हुए आते थे ना कि इसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंट रहता, उसका एक रियल सेंस अपने को समझ में नहीं आता था, सिर्फ हम पढ़ लेते थे। ध्यान से देखिएगा। ठीक ठीक है, क्या इसने इसको रिपेल तो कर दिया, लेकिन बेचारे जाएगा कहाँ पर, क्योंकि उसके लिए रास्ता ही नहीं है ना, अगला शेल लग जाएगा उसमें। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s। अरे 2s का इलेक्ट्रॉन 3s में तो नहीं जा सकता ना इसमें, अगर रिपल्शन भी हुआ तो। देखो यहाँ पर जो है शेल सेम हो और सब शेल मतलब ऑर्बिट सेम हो और ऑर्बिटल से डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता। मानो आप 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता और 3d में ट्रांसफर हो सकता है ना, एनर्जी लेवल सेम है ना, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। ध्यान से देखना आप, है ना, इसमें सब शेल क्या है s p और d, एनर्जी लेवल सेम है तो 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में भी जा सकता और 3d में भी जा सकता, और मैं आपको ट्रांसफर करके बताता इसमें, किसमें, फॉस्फोरस में। ध्यान से सुनिएगा आप। तो मतलब नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, क्या यहाँ पर 2s के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर करना, उसके लिए जगह ही नहीं है क्या जगह यहाँ पर। 2s के इलेक्ट्रॉन 3s में तो एंटर नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एज इट इज रह जाएंगे, रिपल्शन हो गया इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका रेडियस तो मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कितना है 70 pm, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो चेंजेस आ रहा खतरनाक 40 pm का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इसका रीजन देखिए आप, ध्यान से देखना। ये है बेटा इनर शेल। कौन सा है, इनर शेल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियस को ढक के रखा s ऑर्बिटल ने, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता, शील्डिंग इफेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा होगा सर रियल में s का, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या आप, नहीं, क्योंकि इसका शेप कौन सा है, स्फेरिकल, पूरा ढक के रखा है इसने। इसके बाद में होता है p ऑर्बिटल, फिर d और फिर f, और हमने ये भी पढ़े क्या d और f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। सुन लो पुअर क्यों होगा, ये s का समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो उतना ज्यादा रेडियस होगा। अरे जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उसमें उतनी बड़ा रेडियस बढ़ेगा ना, ठीक है। इसलिए हम पढ़ते थे ना सही, शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिए आप, ये है न्यूक्लियस, बराबर है, और इसके अराउंड में है बेटा p ऑर्बिटल, है ना, ये ऐसा px py और pz जो हम पढ़ते हुए आते, कौन कौन से, px py और pz, बराबर ना, px py और pz, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या मतलब s ऑर्बिटल का रिपल्शन तो सबसे ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा कम होता है p ऑर्बिटल का, इसने भी बराबर यहां पर न्यूक्लियस को बांध के रखा घेर के। लेकिन अगर आप d ऑर्बिटल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो शेप है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, किसका, d ऑर्बिटल का, बराबर है। अब देखो ये है न्यूक्लियस और d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होने की वजह, डम्बल शेप में रहता है ना, डबल डम्बल शेप डी ऑर्बिटल, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होने की वजह से न्यूक्लियस के पास में एट्रैक्टिव पावर अभी बाकी रहता है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। और F का तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपांडेड होता है 8 फोल्डेड, और 8 फोल्डेड होने की वजह से न्यूक्लियस में यहाँ पर गैप ज़्यादा मिल जाएगा और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, ऐसी है ना, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस सडनली इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा, ये आपको देखना है। देखिए ये है बेटा इनर शेल, बराबर है। और दूसरी खास बात क्या है, अगर आप इस पर ऑब्जर्व करेंगे ना, ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है ना, 1s2 2s2 2p6, मतलब इनर्ट हो गया। अब इसको किसी से कोई लेन देन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है, क्या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा, ठीक है। तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में खतरनाक रिपल्शन हो रहा। किसके बीच में रिपल्शन हो रहा है ना, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है ना। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, देखिए क्या यहाँ पर न्यूक्लियस तो इसको खींचने की कोशिश कर रहा 3s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बराबर है ना। लेकिन रिपल्शन क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। रिपल्शन इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ पर देखो इसका जो पावर है, बराबर, मतलब इसने न्यूक्लियस को बहुत खतरनाक घेर के रखा है, किसने, s ऑर्बिटल ने और p ऑर्बिटल ने, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आने की कोशिश करेगा तो ये इसको रिपेल कर देगा, बराबर है। और रिपेल करने की वजह से s का जो इलेक्ट्रॉन है
वो अगले ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों जाएगा, कोई बता सकता है क्या रीजन? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर मतलब फॉस्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना। एन में जगह नहीं थी, देखिए ये 3s2 और 3p3 और 3d, ये देखिए बेटा है ना, 3s2 3p3, तो यहाँ का 3s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d ऑर्बिटल में इस तरह, बराबर है। इसलिए फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी 5 होता है, मतलब फॉस्फोरस पेंटाहालाइड तैयार करता और नाइट्रोजन पेंटाहालाइड तैयार नहीं करता। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे आपको और डबल बताऊंगा, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट याद रखना, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो जो सडनली चेंजेस आ रहा है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में, इसका रीजन समझ गए क्या? क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट इसका बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होने की वजह से साइज बढ़ेगा, है ना। और साइज बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जब हम जाते तो एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ता। क्यों बढ़ता समझ गया? ये इसका रीजन है, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 3s है ना इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू द 3d ऑर्बिटल, सो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। समझ में आ गया क्या आपको? और आपको सिर्फ एनसीईआरटी के लिए इतना याद रखना है, समझ में आए? किंतु परंतु ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर सडनली चेंजेस मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है क्या चेंजेस? इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें सिर्फ 11 का है। सेम रीजन 3d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा कमजोर रहता ना, और पुअर रहने की वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मतलब न्यूक्लियस से आकर के अट्रैक्ट होंगे, इसके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। थोड़ा सा अट्रैक्शन होने की वजह से इसका रेडियस जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ स्लाइटली। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? बिकॉज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी एंड एफ ऑर्बिटल, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है ना, दोनों का शील्डिंग इफेक्ट कम है। मतलब देखो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल की तरफ आ रहे, न्यूक्लियस की तरफ आ रहे, मतलब रेडियस इसका कम हो रहा। सेम यही सेंस इसमें लगाना है आपको। देखिए यहाँ पर 4d ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। ये जो भी चेंजेस आया ये सिर्फ आया यहाँ पर शेल की वजह से। किसकी वजह से? शेल की वजह से, बराबर है ना। क्योंकि 6s के इलेक्ट्रॉन तो इजीली यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर? न्यूक्लियस की तरफ, बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, साइज इसका रिड्यूस्ड होगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है, मतलब 6s के इलेक्ट्रॉन जो है ये इनर शेल की तरफ इसलिए आ रहे बिकॉज 4f एंड 5d ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या रहेगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए जो हम पढ़ते रहते थे ना, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता, नो डाउट। क्यों होता? इसका रीजन ये था, शील्डिंग इफेक्ट वाला। समझ में आ गया ना आपको? इसके बाद देखिए आयोनिक रेडियस बता देता हूं मैं आपको। आयोनिक रेडियस, पहले मैं आपको इसका ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आयनिक फॉर्म में देखिए आर्सेनिक बेटा रहेगा -3 के फॉर्म में। सुनो आप, आर्सेनिक, उसके बाद में फॉस्फोरस है -3, नाइट्रोजन -3 आयन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में रहेगा बिस्मथ Bi+3, ठीक है, और एक एंटीमनी Bi+3 और एक है Sb एंटीमनी +3। अब इसका आपको रेडियस बताना है कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसका रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा रेडियस रहेंगे इसमें आर्सेनिक का, उसके बाद में फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर बिस्मथ और फिर एंटीमनी, ठीक है, याद रखेंगे आप। As-3 का मीनिंग क्या हो रहा है? क्या आर्सेनिक ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया किसी एटम से, बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो अगर हम रेडियस की जब भी बात करेंगे ना, आयोनिक रेडियस आप हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। आयोनिक रेडियस, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इससे। सबसे ज़्यादा होता है बेटा इसमें एनायन का, उसके बाद में होता है एटम का, और उसके बाद में होता है केटायन का। नेगेटिव वाले का ज़्यादा, उससे कम किसका? एटम,
और सबसे कम किसका रहेगा, केटायन का। जैसे अगर हम बात करेंगे n-3 n और n+3, समझ में आ गया क्या? सेम एटम यूज किया मैंने यहाँ पर सिर्फ चार्ज चेंज कर दिया मैंने, -3 न्यूट्रल एटम है सिर्फ, और ये +3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर आर्सेनिक का जो है, देखो आर्सेनिक जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रखता है क्योंकि मेटेलॉइड है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर रखता है ना। तो आर्सेनिक As-3 का रेडियस सबसे ज़्यादा होता, कौन सा रेडियस, आयोनिक, याद रखना आपने। उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम नाइट्रोजन, फिर बिस्मथ और फिर एंटीमनी। समझ में आ रहा है क्या? सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस इसका रहेगा, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बिस्मथ, और सबसे कम होगा एंटीमनी का, ठीक है। तो याद रखिए आप, ये पहले वाला पॉइंट था एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़ना है आपको। देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा रेडियस किसका रहेगा, बिस्मथ का। क्यों होता है, ये इसका रीज़न है। आगे मैं आपको और डबल बताऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बिस्मथ का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एक ना पेज नंबर सेकंड, पेज सेकंड, हाँ। तो अभी मैंने एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया हूं, दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, ठीक है। सेकंड है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको रहने देते अभी हम, क्योंकि और टॉपिक समझाना है। देखो सेकंड टॉपिक है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देख लो आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस, या फिर एटॉमिक रेडाई, ठीक है ना। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता, साइज डिक्रीज होता। थोड़ा कंपेयर करो आप, जैसा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक के, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है नोबल गैसेस वाले, ठीक है ना। तो देखो फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती, क्यों इंक्रीज होती, क्योंकि साइज डिक्रीज होता। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती। क्यों, क्योंकि साइज आपको पता है इंक्रीज होता, क्योंकि उसका शेल साइज इंक्रीज होता, शेल इंक्रीज होता ना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझता आपको, बोलो। गैसियस एटम में से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम, गैसियस की। ध्यान से देख लो आप, जैसे मैंने लिखा हूं यहां पर नाइट्रोजन, ये है बेटा गैसियस एटम, इसमें से हम एक मोल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेल्टा H रहेगा इसका पॉजिटिव, है ना, एंथैल्पी एनर्जी, ठीक है। गैसियस एटम में से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो एनर्जी में चेंजेस आएगा उसे बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, अगर हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे, सुनो आप ध्यान से, अगर हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका रहेगा, जिसका साइज सबसे छोटा है, क्योंकि साइज छोटा है। ध्यान से देख लो आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज छोटा है मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से देख लो आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बहुत ज़्यादा है, बराबर है ना। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और साइज छोटा है। ध्यान से देख लो आप, इसका रीज़न क्या है, मतलब मीनिंग क्या हो रहा। मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये पता है आपको, है ना। तो न्यूक्लियस क्या करेगा,
क्या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, बराबर है ना। देखो न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छे से कौन बांधेगा, जिसका साइज छोटा हो। साइज छोटा हो मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें। देखो यहां पर ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप, ठीक है। और एक बड़ा एटम ले लिया मैंने, ठीक है, ये यहां तक के इस तरह मान लीजिए आप, ये बिस्मथ मान लो, आप कंसिडर कर लो। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में रहेगा, इसमें रहेगा। इसमें है मतलब यहां पर इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, बराबर है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, बराबर है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडाई और एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मीन्स टॉप टू बॉटम, एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, याद रखेंगे आप। अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए भी और एक कंडीशन मैं आपको बताता, देखो कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट है जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, सुन लो आप ध्यान से। अब ये बात निकल के बता देता मैं आपको। देखो अगर ऑर्बिटल फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहता क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो आप, जैसे यहाँ बताया मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली का NH2 पढ़े हमने सर और NP3 पढ़े, क्या पढ़े, NH2 NP3। तो देखो बेटा यहाँ पर S ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फील्ड है और P ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड है ना। अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड हो, दो में से कोई एक, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो आप, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि साइज सबसे छोटा है। किसका छोटा साइज है, नाइट्रोजन का, और बिस्मथ का सबसे ज्यादा है, बराबर है। कौन से ग्रुप में बता रहा मैं आपको, 15 ग्रुप, ठीक है। अच्छा क्यों है, देखिए और एक दूसरा रीजन मैंने आपको ये बताया, अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो, कौन सा हो, हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो, तो उसमें देखो हाँ ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता। समझ में आ रहा है क्या, जैसा नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन में कौन सा मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन सा ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, और वो भी क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है ना, क्या कंप्लीटली फील्ड है, नहीं, और पार्शियली भी फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है। एक तो हाफ फील्ड चाहिए या फिर कंप्लीटली फील्ड चाहिए, बराबर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, ध्यान से देखो, अब आंसर बताना मेरे को आप। क्या अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा, क्या बोला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और क्वेश्चन ये है कि दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसका है, सोच के बताना। देखो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 2s2 2p4 और ये है 2s2 2p3, ये आता आप सभी को आता ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसका साथ है 1s2 2s2 2p3। देखिए तो यहाँ पर अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, देखिए 1 2 3 ये 4, और यहाँ पर p ऑर्बिटल बेटा ये हाफ फील्ड है, बराबर है। इस बेसिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग इसको जब पढ़ाते ना पीरियडिक टेबल में, इसको एक्सेप्शन बोल के पढ़ाते, कुछ तो रीज़न है ना उसका, समझ में आ रहा है क्या। एक बार देख लेना अपने यूट्यूब पे जाके, मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती, ये बताया ना मैंने आपको। होना क्या चाहिए था, क्या नाइट्रोजन से ज़्यादा होना था ऑक्सीजन का, क्योंकि सर वो ट्रेडिशनल मेथड बताया आपने, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और ज़्यादा स्टेबल है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। समझ में आ रहा है क्या। बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ाए मैंने इसमें पीरियडिक टेबल चैप्टर में, जब अपना फिजिकल क्लास बड़ा क्लास शुरू हो जाएगा तब डबल उसको रिपीट कराएंगे अपन,
ठीक है ना, लेकिन आप एक बार उसे ज़रूर देख लेना यूट्यूब पर से, ठीक है। जब स्टार्ट करूँ मैं आपको तब और बता दूंगा डबल, ठीक है। तो देखिए हम बहुत आगे चले गए थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि इसकी कितने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉसिबल है? 3 निकाल सकते हैं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है ना इसमें, कितने? 3, 1 2 3। देखिए तो IE1 निकाले बेटा हमने, IE2 और IE3। ध्यान से देखना है आपको, सबसे ज्यादा रहेगा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, नो डाउट इसमें तो बराबर है ना, ये करेक्ट ऑर्डर है इसका। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही, मींस नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ओके। अब यहां बात करेंगे हम, नाइट्रोजन आएगा सर, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, लेकिन अचानक में भयानक बिस्मथ आ गया और फिर एंटीमनी आया, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। अपन इसको एक्सेप्शन समझ के पढ़ते थे ना, अब रीजन ध्यान से देखना आपने। देखो सिंपल सी बात है, क्या इनमें सबसे छोटा साइज तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन एटम का है, उससे थोड़ा सा बड़ा किसका है? फास्फोरस, फिर थोड़ा सा बड़ा किसका है? आर्सेनिक का। लेकिन डाउट आपको यहां पर जा रहा, जिसमें डाउट जा रहा उसी पे हम डिस्कस कर लेते, ठीक है। ध्यान से देखो आप, यहां पर क्या होगा, क्या 4d ऑर्बिटल, सॉरी 5d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है सेम रीजन आ रहा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बराबर है। इसलिए क्या करेगा, क्या न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खतरनाक बांध के रखेगा, बराबर है। जब यहां पर इनर शेल, ये मतलब आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, समझ में आ रहा है क्या? और एनर्जी जब ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, तो मीन्स वहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगेगी, बराबर है। सेम रीज़न यहाँ पर, लेकिन देखिए ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर है इसका, लेकिन इतना पुअर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल भी यूज़ हो रहा, समझ में आ रहा है क्या? अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात किए तो ये है करेक्ट ऑर्डर। सबसे कमज़ोर किसका शील्डिंग इफेक्ट है? f ऑर्बिटल का, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग, पुअर तो दोनों है, थोड़ा सा कौन सा है? d, फिर p और फिर s, बराबर है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जा रहा और इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो रहा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर देखो, क्या यहाँ पर इसका सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है बिस्मथ का एज कंपेयर टू एंटीमनी, किससे? एंटीमनी से, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए? 2, ठीक है। पेज नंबर ये है 3, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद बताता हूं मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये चीजें आप हमेशा याद रखना जो बता रहा मैं आपको। देखो पूरा माइंड में सेट कर लो आप, पीरियडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बराबर है, और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। जो चीज़ें बता रहा आप हमेशा याद रखना। यहां पर एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता, बराबर है। यहां पर डिक्रीज इसलिए होगा, देखिए क्योंकि शेल सेम है ना, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया सर ये डिक्रीज होगा, जस्ट अभी अपने पढ़े ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताएं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, बराबर है, ये डिक्रीज था, इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी खास बात ऐसी है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। ध्यान से सुनना आप,
उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो जो सेंस हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का था, सेम सेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है। मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, ठीक है ना, तो सर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम सेंस है, डिक्रीज होगा, बराबर है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी डिक्रीज होगा, है ना। तो ध्यान से देखना आपने, जैसे हम पढ़ते थे क्या, सेकंड रो एलिमेंट्स, बोलो जल्दी से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे पढ़ते थे ना सेकंड रो एलिमेंट्स। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है बेटा 1, इसका 1.5, 2, 2.5, 3 और ये 3.5 और ये 4। रटने का काम ने आपको याद हो गया एक ही बार बोलने में, मतलब हाफ हाफ मैंने इंक्रीज किया लेफ्ट टू राइट, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, टेंडेंसी ऑफ, है ना, टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने पास रखने की कैपेसिटी, यही डिफरेंस है। इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस साइन का फर्क रहता, इसलिए क्लोरीन का ज़्यादा आता और फ्लोरीन का कम आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे उसको आगे, ध्यान से देख लो। अभी बताना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी। थोड़ा सोचो आप, जिस एटम का साइज सबसे छोटा होगा, जिस एटम का साइज सबसे छोटा होगा तो वो उतना रैपिडली इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब उसका उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, बराबर है। साइज अगर बढ़ गया, ये साइज ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में। समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिपेंड होता है साइज पर, किस पर डिपेंड होता, साइज पर। ध्यान से देख लो, अगला टॉपिक बता रहा था मैं आपको, EN कौन सा नंबर है, शायद जो भी है तो थर्ड डाल देते हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जिस एटम का साइज सबसे छोटा हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, याद रखना आपने। जिस एटम का साइज सबसे छोटा हो उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, मतलब वो इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। इस बेसिस पर हम पढ़ते रहते हैं कि नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नो डाउट, है ना। और यही हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीजेस, बराबर है। देखो साथ ही साथ में पीरियडिक टेबल भी कवर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें यही टॉपिक है पीरियडिक टेबल चैप्टर में, ठीक है। तो देखो देखा ये गया कि सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन का है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, उसके बाद में आर्सेनिक है, ये अपनी एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, फिर फॉस्फोरस, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने नेट से सर्च किया। फिर देखो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर 3 है, इसका है बेटा 2.18 और इसका है 2.1 और इसका है 1.9 और इसका भी है 1.9, बराबर है। इसका कितना 1.9, 1.9। देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसको 2 बताया, इसको 2.1 बताया, मतलब ट्रेडिशनल मेथड बताया उसने कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता, ठीक है। उसमें भी देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, ठीक है। याद रखेंगे आप, कितने पॉइंट हो गए, 3। फोर्थ पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पॉइंट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर, सुनो आप ध्यान से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ध्यान से देखो आप,
डाउन द ग्रुप ओके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ध्यान से देख लो, नाइट्रोजन और फास्फोरस का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। तो ध्यान से देख लो, नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना, उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं बेटे इसमें नॉन मेटल। क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों होते हैं? देखो, पहला तो रीजन ये है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर, ये नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक रहती है। उसी के साथ साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। इस बेसिस पर ये नॉन मेटल होता, क्योंकि मेटल की कैपेसिटी क्या होती है, मेटल पढ़े ना तुमने कि इलेक्ट्रॉन लूज करता, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता। तो देखो, आर्सेनिक एंड एंटीमनी बोथ आर मेटेलॉइड। क्या है ये? मेटेलाइट। और बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल, और कई किताबों में इसको रेडियो एक्टिव बताया हुआ है, रेडियो एक्टिव। इसका हाफ लाइफ है 1.6 इंटू 10⁻19 ईयर्स। किसका? बिस्मथ का। ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या है, क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल, ओके। आर्सेनिक, एंटीमनी ये है सर मेटेलॉइड, और बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। बिस्मथ क्या है? टिपिकल मेटल। ध्यान से देख लो आप, बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। इसके बाद में आपको समझाना है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक अपने समझना है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कंडक्टिविटी, किस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता या फिर नहीं होता। ये है ना 5th नंबर का पॉइंट है कंडक्टिविटी। समझ लीजिए पहले आप कंडक्टिविटी। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन कंडक्टर, एक सिंपल सी बात है, बराबर है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, इसलिए क्या रहेंगे? नॉन कंडक्टर। आर्सेनिक एंड, देखो आर्सेनिक जो है ये सेमी कंडक्टर की एग्जांपल है। आर्सेनिक इज अ पुअर कंडक्टर। एंटीमनी इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि इसका थोड़ा फार मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटेलिक भी है ना। और आर्सेनिक जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, सेमी कंडक्टर। कम टेम्परेचर पर पुअर कंडक्टर, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टर, सही है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, आर्सेनिक इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है ना। और ये कौन से वाला टाइप का सेमी कंडक्टर आता है? ये आएगा सर एन टाइप सेमी कंडक्टर, है ना, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, देखो एंटीमनी इज अ गुड कंडक्टर एंड बिस्मथ इज अ वेरी गुड कंडक्टर्स। ध्यान से देखिए, बिस्मथ इज अ वेरी गुड कंडक्टर्स, ठीक है ना। देखो यहां पर बताया मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में बताया मैंने आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिर नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपको डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट 6 नंबर पर बेटे इसमें डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मास किसका रहेगा? बिस्मथ का, एटॉमिक, है ना, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो कितना है? 83 है। एटॉमिक मास नंबर इसका जो भी होगा मतलब 190 प्लस, है ना, 200 के लगभग होगा। और नाइट्रोजन का आपको पता है कितना है? 14 है। इसका कितना है? फॉस्फोरस का 31 है, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये क्या, मेटल है, मेटल क्या है? बिस्मथ, और मेटल का डेंसिटी ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू गैसेस। नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में रहता, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन का डेंसिटी है 0.897, ठीक है ना, और इसका डेंसिटी है 0 पॉइंट नहीं है 9.808,
है ना, ये कई किताबों में 863 केल्विन बताया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, देखिए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका रहेगा, बिस्मथ का रहेगा सर, और नाइट्रोजन का सबसे कम रहेगा। और डेंसिटी का ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है ना, कितने पॉइंट्स बता दें मैंने आपको फिजिकल ट्रेंड्स के, 6 पॉइंट। ध्यान से देखना आपको, पेज नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों चीज़ें बता देता आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये बाकी है। ऑक्सीडेशन स्टेट, एलोट्रॉपी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एलोट्रॉपी, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट, और वो समझाना बाकी है। चलिए ध्यान से देखिए, 7 नंबर पर है मेल्टिंग पॉइंट। पहले हम इसकी बात कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस, और सबसे कम रहेगा नाइट्रोजन का। एक बात याद रखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड होता है एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज एक पहला रीजन इसका, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, जितना ज़्यादा सॉलिड पैक रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आर्सेनिक का होता है, उससे कम एंटीमनी, फिर उससे कम बिस्मथ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का सबसे कम। ठीक है ना, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना, ये 1s2, 2s2, 2p3, और ये है Ne, ठीक है ना, 3s2 और 3p3, Ar 3d10, 3d10, 4s2, 4p3, ठीक है ना, उसके आर्सेनिक, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, 4, हाँ बराबर है, 4d10, 5s2, 5p3, सही है ना। इसका एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 और 83। देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 51, तो 36 प्लस 10 46, 48 प्लस 3 कितना, 51। नेक्स्ट बिस्मथ, यहाँ मैंने लिखा हूँ जेनॉन, 4f14, 5d10, 6s2 और 6p3, 6s2, 6p3। ठीक है, ध्यान से देख लो आप, इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बताया मैंने आपको, आर्सेनिक का, बराबर है। फिर उससे थोड़ा सा कम किसका है, एंटीमनी, फिर बिस्मथ, बराबर है। और यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजन। देखो आर्सेनिक जो है ये मेटेलिक कैरेक्टर भी रखता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रखता है। कौन कौन सा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जब ये रखेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है ना। मतलब उसका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा मैं, आर्सेनिक, बराबर है। तो देखो ये जो लिखे हमने आर्सेनिक, ये ग्रे कलर का होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक होगा, ग्रे मेटेलिक, मतलब मेटेलिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसका रहेगा, आर्सेनिक का। इस बेसिस पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, आर्सेनिक, ठीक है ना। इसमें दो तीन चीज़ें, एक रीज़न तो ये भी हो सकता है, क्या शील्डिंग इफेक्ट, क्या इलेक्ट्रॉन को जो है बांध के रख रहा है कौन, इनर शेल, है ना, आर्गन, आर्गन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है ना, नोबल गैसेस, ठीक है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, ये इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वहाँ पर देखो इनर शेल जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। इस बेसिस पर ध्यान से देखना कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा रहेगा,
ओके। उसके बाद में एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का सबसे कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में भी रहता, ठीक है ना। और आठवीं बात कर लेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। कौन से? बॉइलिंग पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड होता है, एक तो रीज़न है इसका एटॉमिक साइज, दूसरा होता है इसका वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा वंडरवाल फोर्सेस रहेगा इसमें एंटीमनी का, किसका? एंटीमनी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा इसमें? एंटीमनी। ध्यान से देखना आपने, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेडिशनल मेथड क्या है बोलो? अरे टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना। यहां पर भी क्या है? टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम तो, ठीक है। तो यहां पर तो इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका रहता? एंटीमनी का, ठीक है। ये डिपेंड रहेगा वंडरवाल फोर्स पर, मतलब इसमें वंडरवाल फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में रहेगा बिस्मथ, ठीक है ना। बाद में फिर वही अपना ट्रेडिशनल मेथड जो चल रहा तो AS, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है इसमें एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, कौन सा एटम का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा? तो सबसे ज़्यादा रहेगा इसमें बिस्मथ, फिर एंटीमनी, ठीक है, फिर फॉस्फोरस का थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्सेनिक, और सबसे कम रहेगा नाइट्रोजन का, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट 10th नंबर पर है एलोट्रॉपी। क्या है? एलोट्रॉपी। याद रखना, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बिस्मथ डू नॉट हैव एनी एलोट्रॉप्स, बिस्मथ का कोई एलोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है ना। फिर कौन कौन से एलिमेंट एलोट्रॉप्स रखेंगे? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ध्यान से देख लो आप, बिस्मथ डू नॉट हैव एनी एलोट्रॉप्स, ओके, एक्सेप्ट बिस्मथ ऑल 15 ग्रुप एलिमेंट हैविंग एलोट्रॉपिक कैरेक्टर। बिस्मथ के अलावा सारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स ये एलोट्रॉपिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहां लिखे हमने सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन, जैसे एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, सॉलिड CO2, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज करते हैं इसका सॉलिड कार्बन। तो ऐसा ही सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स है, ध्यान से देखिएगा आप, एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा का क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और बीटा का होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यूबिक और हेक्सागोनल। किसकी बात की यहाँ पर हमने? नाइट्रोजन की, सॉलिड नाइट्रोजन, ओके। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स है, ध्यान से देखना, ये रटने वाली चीज़ें आपको रटना ही रटना है। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं WBR/ETC, जैसे हम WBC पढ़ते हैं ना, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ऐसे आपको याद रखना है WBR, व्हाइट ब्लैक रेड, व्हाइट ब्लैक रेड ETC। हम आगे डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए फॉस्फोरस जो है ये P4 के फॉर्म में होता है, टेट्रा एटॉमिक, और नाइट्रोजन तो डायटोमिक है जिसमें p ओवरलैपिंग होगा। बताता मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान से देखिए, ये P कितने हैं? 4 है सर, P4 है ना, और यहाँ पर P बॉन्ड P कितने, ये क्वेश्चन पूछे हुए किसी एग्जामिनेशन में। P बॉन्ड P सर 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके एंगल की हम अगर बात करेंगे तो इसका एंगल होता है 60 डिग्री का, कितना? 60 डिग्री। तो आगे चलेंगे तो हम थोड़ा रिटर्न बैक आते हैं। देखो एलोट्रॉप्स, व्हाइट ब्लैक और रेड, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे और इसके हो सकते हैं। इसके बाद देखिए आर्सेनिक, GYB, क्या है? जी, अब कुछ ना कुछ रटने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। जी रहेगा इसमें, देखिए आर्सेनिक के 3 एलोट्रॉप्स है, GYB,
ठीक है ना। तो ये रहेगा ग्रे मेटालिक, ओके, ग्रे मेटालिक येलो, ठीक है, और ब्लैक। याद रखेंगे ग्रे, येलो और ब्लैक। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या होता है, बोलो, सेमीकंडक्टर, मेटेलॉइड्स, ठीक है ना, मतलब मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। नेक्स्ट एंटीमनी, SB, ठीक है, MYE, MYE। देखिए मेटालिक, अल्फा और येलो एंड एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, ठीक है। ध्यान से देख लो आप, बिस्मथ डू नॉट हैव एनी एलोट्रॉप्स, बिस्मथ छोड़ करके सारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स ये एलोट्रॉपिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है ना। इसमें सॉलिड नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है ना। उसके बाद देखो फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, WBR, व्हाइट, ब्लैक और रेड, जो अपने चैप्टर में पढ़ना है हमारे को आगे, ठीक है ना। P4 है ना, ये मैंने आपको बताया कि इसमें P बॉन्ड P कितने प्रेजेंट हो गए, 6, ठीक है। नेक्स्ट आर्सेनिक, GYB, ग्रे मेटालिक, येलो और ब्लैक। एंटीमनी के 3 एलोट्रॉप्स, मेटालिक, अल्फा और येलो, और लास्ट वाला है एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। तो ये है एलोट्रॉपी कैरेक्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उससे निकल, देखिए अब इसमें 2 टॉपिक समझाना बाकी है, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है, और एक है फिजिकल अपीयरेंस। 2 चीजें मैं आपको डिटेल समझा देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिजिकल अपीयरेंस। समझ लीजिए पहले आप, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिजिकल अपीयरेंस। देखो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट, ओके। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पी पाई ओवरलैपिंग करता है, जो मैं आपको अभी बता देता हूं पी पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा, ठीक है। चलिए देखिए फिजिकल अपीयरेंस, 11 नंबर का पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, ध्यान से देखिए। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ये गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। देखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ओके। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट कहाँ पर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा हम लिखते हैं आमतौर पर पढ़ते रहते होंगे आपके N2 डाई एटॉमिक, ठीक है ना। व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर इन सॉलिड स्टेट, ओके। देखिए फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर इन सॉलिड स्टेट, ओके। इसमें देखो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये होते हैं टेट्रा एटॉमिक, क्या होते हैं, टेट्रा एटॉमिक। जैसा आपने सुना होगा P4 AS4 SB4, ठीक है ना। बट बिस्मथ सॉलिड स्टेट में होता है मानते हम, लेकिन बिस्मथ ये होता है मोनो एटॉमिक, क्योंकि मेटल है ना, तो क्या रहेगा, मोनो एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है ना। याद रखेंगे आप। देखिए यहां पर नाइट्रोजन जो है N2, ये N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। यहां पर होगा P पाई ओवरलैपिंग, इसमें होता है P पाई ओवरलैपिंग। ये आपको समझना है कि रियल में इसमें P पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा। हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते कि यहाँ पर नाइट्रोजन आइटम सर sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp। देखिए P पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, ओके।
ये है आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है ना। वी नो दैट N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे को पता है कि N2 मॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन से। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक S और एक P को कंबाइन किया है ना, एक S और एक P को। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन एटम फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड नाइट्रोजन एटम 2 यूज करना है आपको। ओके, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं px और py, ये हाइब्रिडाइज्ड है कि अनहाइब्रिडाइज्ड है? अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड। ओके, py और pz, ये आपको समझाने के लिए बता रहा मैं। देखो यहाँ पर क्या होगा? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होता, आपको पता है, ठीक है ना। तो देखिए ये नाइट्रोजन आइटम s और p ऑर्बिटल हमने कंबाइन किए। देखिए बेटा ध्यान से आप, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले नाइट्रोजन लगा देता हूँ। ओके, एक, ये 2 ऑर्बिटल, इसका लोब ये वाले का और इसका लोब, ठीक है। यहाँ पर इसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये था ना, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? टोटल है 5, बराबर है। यहाँ पर देखो इसमें से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और एक है, 3 तो अनहाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड हो गए, और 2 अनहाइब्रिड है। देखिए आप ध्यान से, देखिए पी वाई और ये है बेटा पी जेड। ध्यान से देखना है आपको। ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, कितने नाइट्रोजन बताया मैंने इसमें? 2। देखिए ये नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ये लोब और ये लोब, ठीक है ना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए ये पी जेड और ये है पी एक्स। देखिए पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पी जेड में सर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर है ना। एक इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने आपको, अनहाइब्रिड, इसलिए इसका शेप चेंज नहीं हुआ। और ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है पी वाई और ये रहेगा बेटा पी जेड, ठीक है। तो ध्यान से देख लो आप, मैं एक काम करते हैं, इसको पी जेड बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसको हम पी वाई बता देते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और पी वाई में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 और 1 के 3 थे, और इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ये मिल करके तो पहले इन्होंने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना दिए। कौन सी बॉन्ड? सिग्मा। अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर पी वाई और ये पी वाई बताया कि हमने इसको, हाँ ये पी वाई और इसको पी जेड, ठीक है। देखो पी वाई का 1 इलेक्ट्रॉन मिल करके ओवरलैपिंग किया और इसने पाई बॉन्ड बना दिया। कौन सी बॉन्ड? पाई बॉन्ड। सेकंड वाला देखो पी जेड और पी जेड, इसकी ओवरलैपिंग से भी एक पाई बॉन्ड तैयार होगा। मतलब ये एन, पहले तो सिंगल बॉन्ड बना एन एन के बीच में, फिर बाद में 2 पाई बॉन्ड बने। ध्यान से देखिएगा, है 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज इट इज, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो इस नाइट्रोजन एटम का पाई इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन एटम का पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होगा पी पाई ओवरलैपिंग। क्या हो गया इसमें? पी पाई ओवरलैपिंग। याद रखेंगे आप, N2 मॉलिक्यूल इसमें होता है पी पाई ओवरलैपिंग। ओके, तो देखो फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल स्टेट में क्या क्या एक्सप्लेन करना था ये कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अगर हम P4 की बात करेंगे, जो जस्ट मैंने आपको बताया कि P4 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा, पी बॉन्ड पी। क्यों? देखो फॉस्फोरस, ओके, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, चलो एंटीमनी बिस्मथ बताया था, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ओके, इसमें पी पाई ओवरलैपिंग नहीं होता। डू नॉट पी पाई ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, क्योंकि इन एटम का साइज बड़ा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है तो डी ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पी पाई ओवरलैपिंग जिस मॉलिक्यूल में होता है, जिस एटम के साथ में होता है, तो वहाँ पर एटॉमिक साइज छोटा होता है। जैसा आपने पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर होगा पी पाई ओवरलैपिंग। क्यों होगा पी पाई ओवरलैपिंग? क्योंकि यहाँ पर एटम का साइज छोटा है और ये ओवरलैपिंग होगा। और ये फॉस्फोरस जो है किसी दूसरे एटम के साथ में अगर डबल बॉन्ड तैयार करता है तो वहाँ पर पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग होगा। एक छोटा एटम यूज़ करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी अपना टॉपिक क्या था कि इसमें पी पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन में
पाई बॉन्ड तैयार होता है पी पाई ओवरलैपिंग से, है ना। तो यहाँ पर देखो कितने पी पाई ओवरलैपिंग हो गए, दो पाई बॉन्ड है ना, मतलब पी वाई के साथ में और पी जेड के साथ में, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल तो एक्सिस पर रहता है इसका, है ना, जैसा देखो पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, डम्बेल शेप। तो डम्बेल में से तो एक एक्सिस पर रहेगा और दो एक्सिस के ऊपर और नीचे, बराबर है, ठीक है ना। तो ये था पी पाई ओवरलैपिंग और फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसका पेज नंबर 6, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक लास्ट टॉपिक समझाना बाकी है।